नमस्ते। ये इस चैनल का पहला वीडियो है। मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में आयुर्वेदा फॉर कॉमन मैन पर। इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य सिर्फ आयुर्वेद के शुद्ध और प्रामाणिक ज्ञान को आम आदमी तक पहुँचाना है। आयुर्वेद सिर्फ एक चिकित्सा प्रणाली नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक विज्ञान है जो शरीर, मन और आत्मा के संतुलन पर आधारित है। हालांकि आयुर्वेद के बारे में बहुत सी जानकारी प्रचलित है, लेकिन बहुत बार इसके सिद्धांतों और उपचार विधियों को गलत तरीके से पेश किया जाता है। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया कि मैं इस चैनल के माध्यम से केवल शुद्ध और सही जानकारी प्रदान करूंगा, जो आपको आयुर्वेद के बारे में गहरी जानकारी देंगी। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि आयुर्वेद की बीमारियों का इलाज न केवल दवाइयों से किया जाता है, बल्कि आहार, जीवन शैली, मानसिक स्थिति और प्राकृतिक उपचारों से भी किया जाता है। यही कारण है कि आयुर्वेद का यह ज्ञान आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने की कला सिखाता है। अगर आप आयुर्वेद के वास्तविक विज्ञान को समझना चाहते हैं और उसे अपनी जीवन शैली में अपनाना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। तो आइए इस यात्रा पर हम साथ चले और जाने कि कैसे आयुर्वेद का शुद्ध ज्ञान आज के आधुनिक समय में भी हमारे जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बना सकता है। कि इस वीडियो में हम जानेंगे स्टोरी ऑफ आयुर्वेदा। उसमें आयुर्वेदा का अर्थ क्या है, आयुर्वेदा की उत्पत्ति किस तरह से हुई, आयुर्वेद में कौन से प्राचीन ग्रंथ भी शामिल है, पंचमहाभूत जो आपने सुना होगा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनके बारे में जानकारी देखेंगे। 3 दोष जो है वात, पित्त और कफ। तो आइए बात करते हैं। जानेंगे आयुर्वेद का अर्थ क्या है। आयुर्वेद एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है जिसका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को संतुलित करना है। आयुर्वेद शब्द ये 2 शब्दों से बना हुआ है, जिसमें आयुर जिसका अर्थ है जीवन और वेद जिसका अर्थ है ज्ञान या विज्ञान। इस प्रकार आयुर्वेद का मतलब है जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 3 मुख्य ऊर्जा तत्व है, जो वात, पित्त और कफ है। प्योर जिसका अर्थ है जीवन, जो अभी हमने देखा, यह न केवल शारीरिक जीवन को बल्कि मानसिक और आत्मिक जीवन को भी समाहित करता है। आयुर का मतलब है जीवन की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जीवित रहने की शक्ति और जीवन के उद्देश्य को समझना। आयुर्वेद इस जीवन को कैसे बेहतर, स्वस्थ और संतुलित रूप से जिया जाता है, इस पर ध्यान केंद्रित करता है। और वेद, हम ऐसा कहते हैं कि ये वेदों में लिखा है। इसका अर्थ है ज्ञान या विज्ञान। वेद शब्द का प्रयोग उन प्राचीन ग्रंथों के लिए किया जाता है जिनमें जीवन, ब्रह्मांड और हर चीज के बारे में गहरा ध्यान दिया गया है। आयुर्वेद का मतलब है जीवन से संबंधित विज्ञान या ज्ञान। इसका उद्देश्य न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान देना है, बल्कि मन, आत्मा और शरीर के बीच संतुलन स्थापित करने का भी ज्ञान प्रदान करना है। इसलिए आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जो हमें जीवन के सभी पहलुओं के बारे में ज्ञान देती है और हमें यह सिखाती है कि हम शरीर, मन और आत्मा को संतुलन बनाए रखते हुए अपने जीवन को कैसे स्वस्थ और खुशहाल बना सकते हैं। आयुर्वेद धरती पर कैसे आया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आयुर्वेद की मिथकीय उत्पत्ति मतलब माइथोलॉजिकल उत्पत्ति भारतीय पौराणिक कथाओं से बहुत गहरे और रोचक रूप से जुड़ी हुई है। खासकर महर्षि धन्वंतरी, आपने सुना होगा, महर्षि धन्वंतरी को आयुर्वेद का भगवान माना जाता है और उनकी कथा से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्ति की शुरुआत होती है। समुद्र मंथन, समुद्र मंथन की कथा वेदों और पुराणों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके अनुसार देवताओं और दानवों के बीच एक बड़ा युद्ध था और दोनों को अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करना पड़ा। इस मंथन के दौरान कई चीजें प्रकट हुई, जिनमें अमृत, रत्न, आभूषण और दिव्य वस्तुएं भी शामिल थी। विशेष वस्तु जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई वो थी धन्वंतरी, चिकित्सा और औषधियों के देवता। ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और उनके हाथों में चिकित्सा की औषधियों से भरी हुई थाली थी। धन्वंतरी की ये थाली आयुर्वेद के ज्ञान और औषधियों का प्रतीक मानी जाती है। उन्होंने इसे देवताओं को और मानवता को दिया ताकि लोग स्वास्थ्य के महत्व को समझ सके और प्राकृतिक उपचारों का उपयोग करने में समर्थ रहे। एक और कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। भगवान ब्रह्मा ने धन्वंतरी को यह ज्ञान मनुष्य के लिए एक दिव्य वरदान के रूप में दिया, ताकि मानवता इसका उपयोग करके अपने जीवन को लंबा, स्वस्थ और संतुलित बना सके। आयुर्वेद का यह ज्ञान भगवान धन्वंतरी ने फिर से आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और अन्य प्राचीन ऋषियों को दिया, जिन्होंने इसे लिखा और विस्तार में प्रचारित किया।
इस प्रकार आयुर्वेद की मिथकीय उत्पत्ति मतलब माइथोलॉजिकल उत्पत्ति भगवान धन्वंतरि से जुड़ी हुई है और यह विज्ञान न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन को भी महत्व देता है। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों ने इस चिकित्सा पद्धति के सिद्धांतों और उपचार विधियों को संरक्षित किया है। इन ग्रंथों में आयुर्वेद की गहरी समझ और जीवन के सभी पहलुओं को संतुलित करने के उपाय दिए हुए हैं। जिसे बाकी शास्त्रों में अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा लिखे गए लिटरेचर मौजूद है, वैसे ही आयुर्वेद में बहुत सारे लिटरेचर मौजूद है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है चरक संहिता। तो क्या है चरक संहिता? चरक संहिता आयुर्वेद का सबसे प्रमुख और प्राचीन ग्रंथ है जिसे महर्षि चरक ने लिखा था। इसे आयुर्वेद का सिद्धांत ग्रंथ भी माना जाता है। ये आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति, शरीर के कार्य, रोगों के कारण, उनके निदान और उनके उपचारों के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन करता है। चरक संहिता में जीवन के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं का संतुलित करने के उपाय बताए गए हैं। चरक संहिता में कुल 8 खंड है, उनमें टोटल 12,000 श्लोक है। चरक संहिता में 8 खंडों का विभाजन अलग अलग नामों से किया गया है। चरक संहिता ने आयुर्वेद को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें शरीर के स्वास्थ्य को केवल बाहरी उपचार से नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन, मानसिक स्थिति, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य और जीवन शैली के माध्यम से बनाए रखने का महत्व बताया गया है। इसके सिद्धांत आज भी आयुर्वेद के अध्ययन और उपचार पद्धतियों में अनिवार्य रूप से लागू होते हैं। चरक संहिता न केवल आयुर्वेद चिकित्सा का एक अद्भुत स्रोत है, बल्कि ये जीवन को समझने और उसे बेहतर बनाने की कला को भी प्रस्तुत करता है। चरक संहिता यह ग्रंथ मेडिसिन काय चिकित्सा में आयुर्वेद में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। महत्वपूर्ण ग्रंथ सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के कुछ ऐसे विशेषताएं और अद्वितीय तत्व है जो इसे अन्य आयुर्वेदिक ग्रंथों से अलग बनाते हैं। आपने फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, जो मॉडर्न सर्जरी में भी अभी रिलेवेंट है। को जानकर हैरानी होगी कि सुश्रुत संहिता में पहले से ही बहुत सारी चीज़ों का वर्णन दिया हुआ है जो मॉडर्न साइंस में नहीं थी। उनका वर्णन पहले ही सुश्रुत संहिता में किया गया है, जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो पहले ही आयुर्वेद में वर्णन किए हुए हैं। व्रण चिकित्सा मतलब वुंड हीलिंग के बारे में भी सुश्रुत संहिता में बताया गया है। प्लास्टिक सर्जरी जो आजकल बहुत पॉपुलर है, पुनर्निर्माण सर्जरी, वो भी सुश्रुत में बताई गई है। साथ में सर्जिकल विधियाँ मतलब कौन सी सर्जरी से पहले हमें क्या करना है, सर्जरी के दौरान क्या करना है और सर्जरी के बाद क्या करना है, ये सब की डिटेल जानकारी सुश्रुत संहिता में ऑलरेडी दी हुई है। सिर्फ सर्जरी के बारे में नहीं, ये शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और जीवन शैली को भी महत्व देता है। ये दिखाता है कि सर्जरी के साथ साथ स्वस्थ जीवन शैली भी कितनी आवश्यक है। सुश्रुत संहिता में लगभग 8,500 श्लोक से, जैसा हमने पहले सुना, चरक में कुल 12,000 श्लोक दिए गए हैं। सुश्रुत संहिता में क्या फर्क है ये शॉर्ट में बताता हूँ। चरक संहिता डायरेक्टली मेडिसिन मतलब व्याधि को मेडिसिन से ट्रीट करने के में विश्वास रखती है, और जो सुश्रुत संहिता है वो शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी से कोई व्याधि जो सिर्फ सर्जरी से ठीक होता है वो सुश्रुत संहिता में वर्णित है और उसकी विधि भी सुश्रुत संहिता में वर्णित है। लेकिन कोई व्याधि जो मेडिसिन से ठीक होता है उसका वर्णन चरक में दिया हुआ है। पंचमहाभूत आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो समस्त प्राकृतिक और शारीरिक प्रक्रिया को समझने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसमें जो 5 तत्व है वो शरीर, मन और ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखता है। शॉर्ट में बताता हूँ कि जो जो कुछ भी हम नेचर में देखते हैं वो सब जिन चीज़ों से बना हुआ है उन्हीं सारी चीज़ों से हमारा शरीर, हमारा मन बना हुआ है। ये जो 5 तत्व है वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो एक एक के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। पृथ्वी, यह तत्व स्थिरता, दृढ़ता मतलब हमारे शरीर की जो स्टेबिलिटी है, हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर है, जो पोस्चर है, शरीर में जो हड्डियाँ, मांसपेशियाँ और अन्य संरचनाएं हैं, इसमें पृथ्वी महाभूत मौजूद रहता है। कि नेचर में क्या क्या सॉलिड रहता है, क्या क्या मजबूत रहता है, क्या क्या स्थिर रहता है, वो सब पृथ्वी महाभूत से बना हुआ है। हमारे शरीर में ब्लड, लिम्फ और अदर फ्लूइड्स वो सब है, वो जल महाभूत से बने हुए हैं। उसी तरह से आप नेचर में देख सकते हैं जो नदियाँ रहती है वो सब जल महाभूत को दर्शाती है।
अग्नि महाभूत। अग्नि तत्व पाचन, दृष्टि, जो आंखों से हम देखते हैं उसमें अग्नि होता है, और जो हमारे शरीर में सेलुलर लेवल पर मतलब सेल के लेवल पे जो चेंजेस होते हैं वो अग्नि द्वारा किए जाते हैं। हम जो खाना खाते हैं वो भी डाइजेस्ट अग्नि द्वारा ही किया जाता है। और उसी से कंपैरिजन आप नेचर में करेंगे तो सूरज की जो रोशनी है, और कोई अगर हम आग लगाते हैं तो उसमें जो आग जलती है वो अग्नि का प्रतीक है, और वो अग्नि महाभूत। वायु, वायु तत्व गति, संचार और श्वसन का प्रतीक है। मतलब जो हम सांस लेते हैं और जो हमारे शरीर में जो वायु की गति रहती है वो सब वायु महाभूत की देन है। आप इसे नेचर से कंपेयर करेंगे तो जो हवा जो सिर्फ हमें महसूस होती है मगर जो दिखाई नहीं देती वो वायु महाभूत है। आकाश तत्व वो अंतरिक्ष और मौलिकता को दर्शाता है। मतलब जो खाली जगह है, जो ओपन स्पेस है, वो आकाश महाभूत की वजह से है। तो वो शरीर में भी जो हड्डियों के अंदर जो खाली जगह होती है उसमें आकाश महाभूत होता है, और शरीर में जो बहुत सारे चैनल्स होते हैं उनमें भी आकाश महाभूत मौजूद होता है। और इसी का कंपैरिजन आप नेचर से करोगे तो वो पूरे नेचर में हम जो जिसे आकाश स्काई कहते हैं वो सब वो खाली है, तो वो जो खुली जगह है उसे हम आकाश कहते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार इन 5 तत्वों के संतुलन से दोष बनते हैं। तो दोष आपने सुना होगा, वात, पित्त और कफ। तो वात दोष जो है वो वायु प्लस आकाश इन 2 तत्वों से बनता है। पित्त जो है वो अग्नि और जल इन तत्वों से बनता है, और कफ जो है वो जल प्लस पृथ्वी इन तत्वों से बनता है। क्या है दोष? हमारे शरीर में कुल 3 दोष है जो शरीर और मन की स्थिति का निर्धारण करते हैं। इन दोषों का संतुलन और असंतुलन स्वास्थ्य और रोगों का कारण बनता है। मतलब अगर हमारे शरीर में दोष अगर बढ़े हुए हैं तो शरीर में व्याधि निर्माण होने की शक्यता रहती है। लेकिन अगर दोष अपने समस्थिति मतलब जीवन की जितनी अवस्था है उस उनकी जितनी क्वांटिटी है तो उसी क्वांटिटी में अगर वो मेंटेन रहते हैं तो हमारा शरीर रोग से मुक्त रहता है। मगर लेकिन जब ये दोष अपने जगह में ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो व्याधि उत्पन्न होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। जो 3 दोष है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, हर एक दोष के बारे में हम आने वाले वीडियो में डिटेल में देखेंगे। इनके कर्म क्या है, इनका उपयोग क्या है और इनकी वजह से कौन सी व्याधियाँ निर्माण होती है, इन सब के बारे में हम आने वाले वीडियोस में ज़रूर देखेंगे। आयुर्वेद में समग्र दृष्टिकोण मतलब होलिस्टिक अप्रोच एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखने पर ध्यान दिया जाता है। आयुर्वेद का मानना है कि जब इन तीनों चीज़ों के बीच सामंजस्य होता है तब व्यक्ति स्वस्थ रहता है। समग्र दृष्टिकोण के तहत शरीर के हर पहलू का ध्यान रखा जाता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य सभी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। शरीर, हमारा शरीर आयुर्वेद के अनुसार पंच महाभूतों से बनाया गया है और इनका संतुलन शरीर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। थोड़ी देर पहले हमने देखा शरीर के भीतर वात, पित्त और कफ जैसे दोषों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब ये दोष असंतुलित होते हैं तो विभिन्न शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती। आयुर्वेद में मन को बहुत ही अहम स्थान पर रखा हुआ है। आयुर्वेद में यह माना जाता है कि मन और शरीर गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। मानसिक स्वास्थ्य का शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है और शरीर की स्थिति मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। मानसिक विकारों जैसे तनाव, चिंता और अवसाद का इलाज भी आयुर्वेद में ध्यान, योग और आत्मिक शांति के माध्यम से किया जाता है। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आयुर्वेद में मौजूद। आत्मा के बारे में भी आयुर्वेद में वर्णन आया है। आयुर्वेद का मानना है कि व्यक्ति की आत्मा उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। आत्मा के स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य, अपने कर्म और अपनी आस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए। आत्मा का स्वास्थ्य व्यक्ति की मानसिक स्थिति और जीवन शैली से जुड़ा हुआ। आहार और जीवन शैली, डाइट एंड लाइफस्टाइल, इसके बारे में आयुर्वेद में बहुत ही डिटेल में और बहुत अच्छी जानकारी दी हुई है। आयुर्वेद में व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति के आधार पर व्यक्तिगत आहार, जिसे हम पर्सनलाइज्ड डाइट कहते हैं,
और जीवन शैली की सिफारिश की जाती है। आहार, व्यायाम, योग और मानसिक शांति के अभ्यास से शरीर और मन का संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। पर्सनलाइज्ड हीलिंग, ये दृष्टिकोण मानता है कि हर व्यक्ति अद्वितीय होता है, मतलब अलग होता है, और उसकी शारीरिक संरचना, मानसिक स्थिति और जीवन शैली में भिन्नताएं होती है, जिनके कारण स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं भी अलग होती है। यही आयुर्वेद की खासियत है। मॉडर्न मेडिसिन में ज़्यादातर मेडिसिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, जो जनरलाइज होती है। मतलब अगर एक मेडिसिन दी तो वो सभी के लिए वही मेडिसिन लागू करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता। हर एक इंडिविजुअल के अनुसार वो मेडिसिन का यूज चेंज होता है, उसकी ट्रीटमेंट अलग अलग होती है, उसके प्रकृति के अनुसार, उसके दोषों के स्थिति के अनुसार। इसी में व्याधियों की चिकित्सा के साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बताए हुए हैं। आयुर्वेद में व्यक्तिगत जीवन शैली सुधार की सिफारिश की जाती है, जो शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। यह सुझाव व्यक्ति की दिनचर्या, जो डेली रूटीन रहता है, वो चेंज करने पर ध्यान देती है। इसमें मानसिक और भावनात्मक उपचार, मतलब मेंटल और इमोशनल हीलिंग भी शामिल होती है। मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उपचार योजनाएं डॉक्टर द्वारा बनाई जाती है। व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक असंतुलन को सुधारने के लिए आयुर्वेद में ध्यान, प्राणायाम, जो बहुत सारे लोगों को पता होगा, और सकारात्मक सोच की सिफारिश की जाती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को भी संतुलित करने पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये भी महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद में एक और महत्वपूर्ण चिकित्सा बताई है, वो है नाड़ी परीक्षण। अर्थात ये ज़्यादातर परीक्षण में आती है। ये चिकित्सा में बहुत ज़्यादा यूज होती है। आयुर्वेद में नाड़ी परीक्षण का उपयोग बहुत अच्छी तरह से किया जाता है, जिससे चिकित्सक व्यक्ति के दोषों, उसके शरीर में ऊर्जा स्तर और स्वास्थ्य की स्थिति का निर्धारण करते हैं। नाड़ी परीक्षण के माध्यम से एक व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति को समझकर उसको ट्रीटमेंट दी जा सकती है। पंचकर्म जो है, जिसे हम डिटॉक्सिफिकेशन भी कहते हैं, वो आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण शुद्धिकरण उपचार है, जो शरीर में विषाक्त पदार्थ, मतलब जो टॉक्सिक एलिमेंट्स रहते हैं, उनको बाहर निकालने का काम करता है। पंचकर्म, जैसे ही नाम में है, पंच मतलब पाँच, तो इसमें 5 तरह के कर्म किए जाते हैं: वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। ये जो 5 कर्म है, ये पांचों को मिलाकर हम पंचकर्म कहते हैं। तो हर हर एक कर्म अलग अलग होता है, मतलब हर एक के डिसीज के अनुसार वो कर्म डॉक्टर सजेस्ट है। ये प्राकृतिक उपचार पद्धति संतुलन, जीवन शैली और आहार के माध्यम से शरीर और मन को स्वस्थ रखने का प्रयास करती है। तो पहला हम देखेंगे आहार, डाइट। आयुर्वेद में आहार का अत्यधिक महत्व है। ये माना जाता है कि संतुलित आहार शरीर के तात्विक संतुलन को बनाए रखता है। सही आहार से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आयुर्वेद में आहार को पाचन शक्ति के अनुसार चुना जाता है। आहार में मौसमी, मतलब सीजनल और ताजे खाद्य पदार्थों का प्रयोग महत्वपूर्ण होता है। ऋतुचर्या, आयुर्वेद में ऋतुचर्या मतलब सीजनल रूटीन, सीजन के अनुसार जो रूटीन होता है, उसे हम ऋतुचर्या कहते हैं। तो आयुर्वेद में इसका पालन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक ऋतु के साथ शरीर की आवश्यकताएं बदलती है। ऋतुचर्या में खासतौर पर मौसम के अनुसार आहार और दिनचर्या में बदलाव की सलाह दी जाती है। इससे शरीर का आंतरिक संतुलन बनाए रखना आसान हो जाता है। व्यायाम, नियमित व्यायाम जैसे योग और प्राणायाम शरीर के लिए अत्यधिक लाभकारी होते हैं। व्यायाम से रक्त संचार में सुधार होता है और शरीर के अंगों में ऊर्जा का संचार होता है। आयुर्वेद में योग को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम स्थान पर रखा गया है। योग में आसन और प्राणायाम से शरीर को शक्ति मिलती है और मन को शांति प्राप्त होती है। ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य, आयुर्वेद में मानसिक संतुलन को शारीरिक संतुलन के बराबर ही महत्व दिया गया है। तनाव और मानसिक थकावट को कम करने के लिए ध्यान और मानसिक शांति पर ध्यान दिया जाता है। अब हम आयुर्वेद का बाकी पैथियों से कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले एलोपैथी। एलोपैथी में अधिकतर दवाओं, सर्जरी और तीव्र उपचारों की विधियां का प्रयोग किया जाता है। ये लक्षणों को जल्दी से ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन कभी-कभी ये दीर्घकालिक उपचार प्रदान नहीं करती। मतलब
एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो सिम्टोमेटिक रहती है, मतलब पेशेंट में जो सिम्टम दिखते हैं उस हिसाब से ये ट्रीटमेंट की जाती है। लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा में हमने देखा कि ये पूरे मानसिक स्वास्थ्य, आहार, बाकी सब चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करती है। लेकिन एलोपैथी की ट्रीटमेंट है वो एग्जैक्ट सिम्टम को ट्रीट करने पर ध्यान देती है। धन्यवाद।